हेलो दोस्तों, आज हम गुलाम वंश के अगले क्लास के बारे में चर्चा करेंगे जो कि नसीरुद्दीन महमूद के बारे में है। इससे पहले हम रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रज़िया, बैराम शाह और मसूद शाह के बारे में जान चुके हैं। अब मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा और नसीरुद्दीन महमूद का काल है 1246 से 1266। नसीरुद्दीन महमूद 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। नसीरुद्दीन महमूद पवित्र, दयालु और ईश्वर से डरने वाला शासक था। उसे भारत के इतिहास में एक दरवेश राजा के रूप में जाना जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो धार्मिक था, मन से दयालु था और उसे दरवेश राजा के रूप में जाना जाता है। तो वो शासक था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद इतना धार्मिक आदमी था कि इसने राज्य के खजाने से एक पैसा भी नहीं लिया और कुरान लिखकर, या कोई इतिहासकार ये भी कहता है कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों ने ये भी लिखा है कि उसने अपने महल में एक भी दास नहीं रखा था। जो उसकी पत्नी थी वो खुद ही खाना बनाती थी। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति लगता है कि जो उसकी पत्नी थी वो कोई आम महिला नहीं थी, वो बलबन की पुत्री थी। इसके बारे में आगे जानेंगे। तो लेकिन ये तो तय है कि नसीरुद्दीन महमूद था जो धार्मिक आदमी था और ईश्वर से डरने वाला शासक था। नसीरुद्दीन के शासनकाल में सारी शक्ति बलबन के हाथ में थी, क्योंकि बलबन इस समय नायब के पद पर आसीन था। चूँकि बलबन के पास एक बहुत ही अच्छा पद था, वो नायब के पद पर था, तो बलबन ने 1249 ईस्वी में अपनी बेटी का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया। सुल्तान ने बलबन को इसी अवसर पर 1249 ईस्वी में ही, जब बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन से किया, तो नसीरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की, उलूग खां, और नायब ममलिकात का पद देकर कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार बलबन को सौंप दिए। तो आपसे ये पूछ सकता है कि बलबन को, सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि उलूग खां किसको बोला जाता है, तो बलबन को। और उलूग खां की उपाधि बलबन को किसने प्रदान की, तो सुल्तान नसीरुद्दीन ने। कब प्रदान की? 1249 ईस्वी में। किस अवसर पर? जब बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया। नसीरुद्दीन के शासनकाल के दौरान उसके प्रमुख काजी मिन्हाज सिराज ने सुल्तान के नाम पर मूल्यवान इतिहास तबकात-ए-नासरी लिखा था, जो गुलाम वंश के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछ चुका है। बीपीएससी ले लीजिए, यूपीपीसीएस ले लीजिए, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि तबकात-ए-नासरी के राइटर कौन है, तो मिन्हाज सिराज। ये भी पूछ चुका है कि मिन्हाज सिराज को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो नसीरुद्दीन का संरक्षण प्राप्त था। और तबकात-ए-नासरी एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब थोड़ा सा जानते हैं तबकात-ए-नासरी के बारे में कि तबकात-ए-नासरी एक फ़ारसी साहित्य है जो नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। पहली बार इस ग्रंथ से कालक्रम के अनुसार दिल्ली सल्तनत की घटनाओं की जानकारी मिलती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे पूछ सकता है, ऐसे गुलाम वंश के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन कालक्रम के अनुसार दिल्ली सल्तनत की घटनाओं की जानकारी देने वाली पुस्तक एकमात्र यही है। कौन? तबकात-ए-नासरी, जो कि नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था, इसीलिए इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली का आदम सुल्तान किस शासक को कहा जाता है, तो नसीरुद्दीन महमूद। नोट में ये लिखा गया है
ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने जो भी पॉइंट डाले हैं वो अपने आप में बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस सारे पॉइंट को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा है, ये एक दो बुक का काम नहीं है। तो इसीलिए जितने भी पॉइंट हैं ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं पूछ चुके हैं या भविष्य में कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। एच जी रावर्टी ने तबकात-ए-नासरी का अनुवाद अंग्रेजी में किया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तबकात-ए-नासरी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो गुलाम वंश के बारे में जानकारी देती है। तो पूछ सकता है कि इसका अनुवाद इंग्लिश अनुवाद किसने किया था, तो एच.जी. रावर्टी ने। चूँकि रज़िया के बाद जो सुल्तान हुए, इन सुल्तानों के बारे में जानने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये टॉपिक है गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 में गद्दी पर बैठता है और 1287 तक दिल्ली सल्तनत को एक बहुत ही अच्छी स्थिति में, बहुत सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाता है, जो कि नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा था। देखिए बलबन के बारे में जानने से पहले उसके थोड़ा सा परिचय के बारे में जानते हैं कि आखिर बलबन सुल्तान बनने से पहले उसकी स्थिति क्या थी। तो बलबन इल्तुतमिश के भांति एक इलवरी तुर्क था और इल्तुतमिश का गुलाम था, ये हम जानते हैं। बलबन जब छोटा था तो उसे मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था और उसे गजनी ले जाया गया था, और एक सूफ़ी जिनका नाम जमालुद्दीन वसरी था उसको गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। बाद में बलबन को अन्य गुलामों के साथ दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने बलबन को ख़रीद लिया। और इस तरह से जब बलबन इल्तुतमिश को ख़रीद कर लाता है तो बलबन की कार्यकुशलता से उसको विभिन्न पद देता है और अंततः जो तुर्कान-ए-चिघलगानी का गठन करता है उसमें से एक तुर्क सरदार बलबन को बनाता है। तो बलबन इल्तुतमिश के 40 तुर्की दासों के प्रसिद्ध समूह का एक सदस्य था। तो आइए बलबन के बारे में अब जानते हैं। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। बलबन इल्तुतमिश की भांति इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में बलबन को ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा था। देखिए हम तो ये तो जानते हैं कि बलबन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने बलबन को ख़रीदा था, लेकिन कब ख़रीदा था और किस युद्ध के पश्चात ख़रीदा था, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में बलबन को ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा था। बलबन को इल्तुतमिश द्वारा खरीदे जाने के बाद तथा सुल्तान बनने से पहले मिलने वाले विभिन्न पद। देखिए मैंने बताया था कि बलबन का जो जीवन काल रहा है बहुत ही अस्त व्यस्त रहा है। शुरुआत से ही उसे मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, गुलाम के रूप में उसे बेच दिया गया था, फिर इल्तुतमिश ने उसे गुलाम के रूप में ख़रीदा था। फिर वो इल्तुतमिश का काल आप जानते हैं कि कब था। इल्तुतमिश का काल था 1211 से था, और बलबन कहाँ बैठता है 1266 में। तो इतने सालों का गैप, बलबन 1266 में सुल्तान बनता है, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा खरीदा गया था वो बहुत पहले ही, क्योंकि इल्तुतमिश का शासन 1211 से 1236 है, आप जानते हैं। तो इतने सालों में बलबन ने अपने आप को बहुत ही उभारा और हर एक शासक के शासनकाल में कुछ ना कुछ पद हासिल किया। तो वही मैंने लिखा है कि बलबन को इल्तुतमिश द्वारा खरीदे जाने के बाद तथा सुल्तान बनने से पहले मिलने वाले विभिन्न पद। तो खसदार का पद उसको इल्तुतमिश के काल में मिला था। खसदार मतलब होता है निजी परिचालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अटेंडेंट। रजिया के काल में बलबन को अमीर शिकार का पद मिला था। बहराम शाह के काल में अमीर आखुर, जो कि घोड़े का सरदार होता था, अमीर आखुर, उसका पद मिला था। बहराम शाह के काल में ही बलबन को हाँसी और रेवाड़ी की जागीर भी मिली थी। उस समय जागीर मिलना भी
छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि जागीर उन्हीं को मिलता था जो शासन में हिस्सा लेते थे। और नायब ए ममलिकात का पद नसीरुद्दीन के काल में मिला था। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि 1249 ईस्वी में जब बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन महमूद से की थी, तो उसी समय नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दिया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये कितनी बार पूछा जा चुका है कि किस शासक का उपनाम वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का काल सुदृढ़ीकरण का काल माना जाता है। निसंदेह बलबन के राज्यकाल को मजबूत शासन का काल माना जाता है। हम पढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि किस तरह से। बलबन के शासन काल में दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्ग के लिए खान की पदवी प्रारंभ की गई। चूँकि बलबन तुर्कों को बहुत महत्व देता था, इसलिए बलबन के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्ग के लिए खान की पदवी प्रारंभ की गई। बलबन ने तुर्कान चेहलगानी को समाप्त कर दिया। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, जो कि इजी भी है, सब लोग जानते भी हैं कि तुर्कान चेहलगानी को स्टार्ट तो किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका खात्मा किया बलबन ने। चूँकि बलबन ने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कोई अभियान नहीं किया, लेकिन शिकार के बहाने सेना को अक्सर सक्रिय रखता था। इसका एकमात्र उद्देश्य दिल्ली को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना था और सुल्तान पद को सुदृढ़ बनाना था। देखिए, ये जो मंगोल आक्रमण था, सीमा पर मंगोल आक्रमण बलबन के समय में आम हो गया था, जिससे बलबन को लगातार सिर दर्द हो रहा था। लाहौर मंगोल के प्रभाव में था, जबकि सिंध और मुल्तान पर लगातार आक्रमण का खतरा था। बलबन ने बल प्रयोग और कूटनीति दोनों की नीति अपनाई थी। उसने तबर हिंद, सुनाम और एक जगह है समाना के किलों की मरम्मत करवाई थी और मंगोलों को व्यास नदी पार करने से रोकने के लिए एक भारी सेना लगा दी थी। अंत में उसने किया था कि सीमा क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उसने एक भाग अपने सबसे बड़े बेटे राजकुमार मोहम्मद खान और एक हिस्सा अपने दूसरे बेटे बुगरा खां को दे दिया था। तो इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन ये है कि बलबन ने कभी साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जिसने कभी साम्राज्य विस्तार नहीं किया। तो बलबन ने कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, बल्कि जो साम्राज्य उसके पास था उसी को सुदृढ़ बनाने में उसने अपना जीवन लगा दिया और अच्छी तरीके से अपने राज्य को, दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाया भी। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ बलबन ने करवाया था। बलबन ने अपने राज्यकाल में जो फारसी से बहुत चीज़ें ग्रहण की थी, आगे हम जानेंगे। उसमें से एक है कि नौरोज त्यौहार। नौरोज त्यौहार जो फारसियों का त्यौहार था, बलबन ने आरंभ करवाया था। ये देखिए, वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, वह बलबन का मकबरा था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, वह है बलबन का मकबरा। अब बलबन का मकबरा जो है महरौली दिल्ली में स्थित है, जो खुद बलबन द्वारा ही बनाया गया था। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए बलबन का मकबरा किसने बनवाया था, और ऑप्शन में बलबन होगा तो वही राइट आंसर होगा। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी का मकबरा उसके पुत्र या पुत्री या उसके घर वाले ही बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपना मकबरा खुद ही बनवाया था, जिनमें से बलबन एक है। बलबन ने अपना मकबरा महरौली दिल्ली में जो कि स्थित है, वहाँ पे अपना मकबरा बनवाया था। एक और स्थापत्य है जो बलबन द्वारा निर्माण किया गया, लाल महल जो कि दिल्ली में है। लाल महल दिल्ली का निर्माण बलबन ने करवाया था। एक और रेड फोर्ट है जो पूना में है, उससे कन्फ्यूज मत होइएगा, उसका निर्माण मराठा के काल में हुआ था।
लेकिन ये दिल्ली वाला जो लाल महल है उसका निर्माण बलबन ने करवाया था। बलबन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। बलबन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। बलबन ने अपने आप को कुलीन साबित करने के लिए शहनामा में वर्णित प्रसिद्ध तुर्की योद्धा अफरासियाब का वंशज होने का दावा किया था। देखिए, बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो वो एक सुल्तान के पद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बहुत सी चीज़ों का उदाहरण देता है, बहुत सी चीज़ें अपनाता है, जिसमें से एक था कि बलबन ने अपने आप को कुलीन का मतलब पता होता है, कुलीन का मतलब धनी वर्ग। जो उस समय सुल्तान के बाद जो नीचे जो धनी वर्ग होते थे उनको कुलीन कहा जाता था, अमीर कहा जाता था, जो सरदार होते थे। तो बलबन ने अपने आप को ये बताया कि मैं एक कुलीन हूँ, और इसके लिए उसने एग्जाम्पल दिया कि वो एक तुर्की योद्धा अफरासियाब का वंशज है। बलबन ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने रक्त की शुद्धता पर बल दिया था, तो बलबन ने। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलबन के द्वारा की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। आज तक ये तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन भविष्य में देखने को मिल सकता है कि बताइए किस शासक ने इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो ये बलबन के द्वारा हुई थी। अब देखिए, बलबन ने सुल्तान पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कई उपाय किए। जैसे बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना किस शासक ने की, तो बलबन ने की थी। अब राजत्व सिद्धांत क्या था, तो इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान को नियाबत ए खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल अल्लाह या मतलब ईश्वर की छाया के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो राजत्व सिद्धांत बलबन ने दिया था, जिसके अनुसार सुल्तान को नियाबत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया है और जिल अल्लाह मतलब ईश्वर की छाया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब कहने का मतलब कि सुल्तान जो पद था वो पद भगवान के बाद का पद था। ये बलबन ने बताया था अपने राजत्व सिद्धांत के अकॉर्डिंग। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को पर्सिया ईरान से ग्रहण किया था और अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जिल्ले इलाही की भव्य उपाधि धारण की थी। तो ये पूछ सकता है कि किस शासक ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, तो बलबन ने। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, एक चीज़ है दीने इलाही। तो दीने इलाही एक धर्म था जो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये है एक उपाधि है जिल्ले इलाही जिसने बलबन ने धारण किया था। तो पहला चीज़ बलबन ने सुल्तान पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उपाय जो किए थे उनमें से पहला था कि राजत्व संबंधी सिद्धांत को उसने लागू किया था। दूसरा चीज़ कि उसने दरबार में सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोश सुल्तान के चरणों को चूमना, इन दोनों प्रथा की शुरुआत की थी बलबन ने अपने दरबार में। और ये भी प्रथा ईरानी प्रथा थी जो कि पर्सिया से लिया गया था। बलबन ने सुल्तान के पद को गरिमापूर्ण बनाने के लिए दरबार में हंसी मजाक को वर्जित किया तथा पोशाक व बैठने की जगह को भी निर्धारित किया। उच्च पदों पर तुर्कों की नियुक्ति को वरीयता दी। एक सैन्य मंत्रालय दीवाने आरिज का गठन किया और एक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। तो ये भी कितनी बार पूछा है कि दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज नामक नया मंत्रालय जो बनाया गया था किसके द्वारा, तो बलबन के द्वारा। अब देखिए जो ये है दीवाने आरिज है, ये दीवाने आरिज बनाने का कारण था कि इसके दो मकसद थे। एक तो पहला आंतरिक गड़बड़ियों से निपटना और दूसरा था मंगोलों को पीछे हटाना जो पंजाब में पैर जमा चुके थे और दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर खतरा बन चुके थे। तो ये कारण था दीवाने आरिज का
दीवाने आरिज को बनाने का। संभवतः मंगोलों से मुकाबला करने के लिए दीवाने आरिज का गठन किया गया था और बलबन ने अपना सेना मंत्री इमादुल मुल्क को बनाया। ये भी पूछ सकता है कि जो दीवाने आरिज का गठन बलबन के द्वारा किया गया था तो वो दीवाने अर्ज का मंत्री कौन था, किसको बनाया था? तो इमादुल मुल्क। और इमादुल मुल्क जो था बहुत ही ईमानदार आदमी था, इसीलिए उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि इमादुल मुल्क को कोई धन की कमी ना हो। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरील खां ने किया था। ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछ चुका है कि किस शासक के समय बंगाल में तुगरील खां ने 1279 में विद्रोह किया था? तो बलबन के काल में। तो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर बंगाल में क्या हुआ था। और जो ये एकमात्र विद्रोह जिसका सामना बलबन ने किया था वही बंगाल का विद्रोह था जो तुगरील खां का था। बंगाल के शासक बलबन, या कह लीजिए कि दिल्ली सल्तनत के लिए एक प्रमुख सिरदर्द थे। बंगाल के सूबेदार तुगरील खान ने दिल्ली के सुल्तान की उपेक्षा की थी और 1279 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो तुगरील खां को सबक दिलाने के लिए बलबन ने एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन तुगरील खां ने उन्हें नष्ट कर दिया क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और वह स्वतंत्र रहना चाहता था। बलबन ने एक दूसरी सेना भेजी जिसका भी कोई बेहतर स्वागत नहीं हो पाया। फिर बलबन स्वयं बंगाल गया और तुगरील खां को प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दी। उसने एक सामूहिक नरसंहार का आदेश दिया और तुगरील खान के सभी वफादार को मार दिया। विद्रोह को पराजित करने के बाद जो बंगाल का अधिकार था या बंगाल के मामलों को बलबन के दूसरे बेटे बुगरा खां को दे दिया गया और बलबन दिल्ली लौट आया। तो इस तरह से एकमात्र विद्रोह था 1279 में तुगरील खां द्वारा जिसको बलबन ने कुचला था। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, तो कभी किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको देख लीजिए। पूछ सकता है कि किस शासक ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो वो शासक था बलबन। दिल्ली का प्रथम सुल्तान बलबन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को प्रचलन किया था। गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन बलबन ने सर्वप्रथम किया था। तारीख फिरोज शाही, जो कि बर्नी द्वारा रचित एक साहित्य है, वो बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है। तारीख फिरोज शाही। ऐसे तारीख फिरोज शाही तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय की पुस्तक है, लेकिन ये ऐसी पुस्तक है जो बलबन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देती है। सुल्तान बनने से पहले राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी इमामुद्दीन रेहान था, जो कि एक भारतीय मुसलमान था। जब बलबन को सुल्तान पद की प्राप्ति नहीं हुई थी और वो नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब जब तक नहीं बना था, तब तक उसका एक प्रमुख प्रतिद्वंदी इमामुद्दीन रेहान था, जिसने बाद में उस पर बलबन ने विजय प्राप्त की थी। बलबन ने मेवात एवं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में लूटपाट करने वालों के प्रति कठोर नीति अपनाई। इसे लौह एवं रक्त की नीति भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है कि लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने स्टार्ट की थी? तो बलबन ने। यह नीति क्या थी और ये कैसे लागू हुई, इसके बारे में जानते हैं। तो दिल्ली के आसपास और जो दोआब का क्षेत्र था, कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। गंगा यमुना दोआब और अवध में सड़कों पर डाकू और लुटेरे घुमा करते थे।
दिल्ली की सरहद पर मेवातियों का आधिपत्य इतना भयानक था कि शाम की नमाज के बाद शाम को शहर के फाटक बंद कर दिए जाते थे। वे शहर की सीमा तक लोगों को लूटने लगे थे। तो ये बलबन के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द हो गया था। तो इन सारे तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने मेवातियों को कुचल दिया और उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया और जंगलों को साफ करने का आदेश दिया। तो इसलिए बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी मेवातियों को सबक सिखलाने के लिए। बलबन के मकबरे में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण किया गया था। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बलबन था, बलबन का जो मकबरा था वो भारत में प्रथम मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। और इसी मकबरे में वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण पहली बार किया गया था। तो ये दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। बलबन के पुत्र बुगरा खां ने गायकों एवं नर्तकों की एक संस्था का निर्माण किया था। देखिए बुगरा खां जो कि बंगाल में था, उसने गायकों एवं नर्तकों की एक संस्था का निर्माण किया था। फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार में थे। अब देखिए बुगरा खां के बारे में जानते हैं कि जब हम यहाँ से पढ़ रहे थे कि मंगोल आक्रमण जब हुआ था तो मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए उसके सीमा क्षेत्र को दो भागों में बलबन ने विभाजित किया था और एक भाग को अपने बेटे राजकुमार मोहम्मद खान को दे दिया था और दूसरा हिस्सा बुगरा खान को सौंपा था। लेकिन क्या हुआ कि मंगोल आक्रमण के समय ही उसके एक बेटे मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई, जो बलबन के लिए सबसे बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह उसका प्यारा बेटा था और बलबन मोहम्मद खान को ही अपने बाद गद्दी सौंपना चाहता था। तो वो बलबन जब दिल्ली आया तो अपने बेटे की मौत से वो उबर नहीं पा रहा था और जो बुगरा खां था, बुगरा खां का देखे कि जब वो बंगाल में तुगरील खां को नष्ट किया था बलबन ने, तो वहाँ का अधिकार बुगरा खां को सौंप दिया था। और बाद में ये होता है कि बुगरा खां को जब बलबन की अपने बेटे की मृत्यु से जब बलबन उबर नहीं पाता है तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो फिर बलबन अपने बेटे बुगरा खां को बुलाता है कि आओ तुम अब सत्ता संभालो, लेकिन बुगरा खां मना कर देता है, वो नहीं आना चाहता है और वो बंगाल में ही अपने आप को रह के अपने को स्वतंत्र करके वहीं पे रहना चाहता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बाद में फिर कैकूबात को गद्दी पर बैठाया जाता है। कैकूबात के बाद क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया जाता है और क्यूमर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक साबित होता है। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक टॉपिक, एक जो लाइन है, फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार में थे। तो अगला टॉपिक अमीर खुसरो के बारे में होगा, क्योंकि अमीर खुसरो से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसके आगे क्लास में हम अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। तो यहीं पे हम अपने टॉपिक को अभी ख़त्म करते हैं और आगे की क्लास में अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।